हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल रात में भी एक सेशन लिया था, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, उसी का आगे रहेगा। बहुत सारे जो आपके रिवीजन क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे चलिए जल्दी से बता दीजिए, एक बार देख लेता हूं मैं कि कितने बच्चों ने पिछला सेशन भी देखा हुआ है। मुझे बताइए आप लोग कि हमारे भारत के अंदर में पिन कोड जो यूज करने की शुरुआत है, जो आज हमारा 6 डिजिट का पिन कोड है, वो हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं, कब से शुरू किया है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 1947 से, 1950 से, 1972 से, या 2005 से। चलिए तो बताते जाइएगा आप लोग। 6 डिजिट का जो होता है, और जो उसमें जोनल कोड होते हैं, ठीक है, वो पहले डिजिट से जोनल कोड डिसाइड होता है कि आप कौन से जोन में ये लेटर जाना है या जो पार्सल है वो जाना है, वो कितने जोनल कोड है और आर्मी के लिए कौन सा रिजर्व है। आपको हर एक चीज में ना धीरे 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 आप लोगों को प्रॉपर बनाते जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर्स भी करते जाएंगे, और जितने भी बच्चे जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है और शेयर कर दिया है, वो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो बच्चे जो एनर्जी दे रहे हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर में बच्चों को ना अक्सर कंफ्यूजन होता है एक चीज का, वो मैं आज आप लोगों का कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। ठीक है, इस सेशन को जो क्वेश्चन है इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन जो है, जो राजा था हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी का, या पुष्यभूति वर्धन भी बोलते थे उसको, तो वर्धन डायनेस्टी का जो राजा था, वो 5 वर्षीय मोक्ष परिषद कहां पर में आयोजित करता था, हर 5 साल में। ठीक है, इसको क्वीन क्विनियल बोला जाता है। देखो 5 साल में, अगर आप लोगों से कभी इंग्लिश, जैसा आप लोगों का इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है, आप लोगों को पता है ना, इंग्लिश का भी आप लोगों को देना है, तो मान लो अगर ये पूछ लिया जाए कि क्वीन क्विनियल मतलब क्या होता है, तो क्वीन क्विनियल मतलब हर जो 5 साल में रिपीट होता है उसको क्वीन क्विनियल बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमारा राजू है, ठीक है, राजू के 6 बच्चे हैं। ठीक है, 6 बच्चे हैं, राजू की शादी को 31 साल हो गए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, हर 5 साल में उसका एक बेबी हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है राजू की। ठीक है, क्वीन क्विनियल है, 5 वर्षीय, 5 साल। ओके, तो वैसे यहाँ पर मैं क्या करता था कि हर 5 साल के अंदर में एक मोक्ष परिषद जो है वो आयोजित करता था। तो मोक्ष परिषद में वो दान पुण्य का काम करता था, दान मोक्ष, और जो अपनी जो बहुत सारे पैसे, ऐसा कहा जाता था कि अपनी जितनी प्रॉपर्टी उसकी 5 साल में जमा हुई है, जितना भी उसका पास में हुआ है, वो 5 साल में आधा डोनेट कर दिया करता था। ठीक है, तो ये जो 5 साल में मोक्ष परिषद आयोजित होती थी, ये प्रयाग पर होती थी। ठीक है, गंगा और यमुना के संगम पर, गंगा यमुना जो संगम है वहां पर में आयोजित होती थी। ठीक है, गंगा यमुना के संगम के ऊपर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। और एक आपसे पूछा जाता है कन्नौज सभा। देखिए जो कन्नौज सभा है ना, ये 643 एडी के आसपास में, ठीक है, बुद्धिज्म का एक सेक्ट है। बुद्धिज्म के अंदर में आपको पता है ना, बुद्धिज्म मेनली 2 भाग, वैसे तो और भी पार्ट, लेकिन मेन 2 भागों में बटा हुआ है। एक है हीनायान और एक है महायान। तो बुद्धिज्म के महायान जो सेक्ट है, महायान सेक्ट, उसकी प्रशंसा में उसने ये बुलाया था। और तुम्हारे चचा का एक लड़का था, चाइना से आया था, वो उसका नाम था हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग, उसका सम्मान भी किया था, वो इसका अध्यक्ष था। ठीक है, हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग। तो हुएन सांग के सम्मान में और महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी राजधानी कन्नौज के अंदर में 643 एडी के आसपास में इसने क्या किया था, ठीक है, कन्नौज सभा बुलाई थी, वो अलग है। और हर 5 साल में जो वो संगम जो बुलाता था, मोक्ष सभा बुलाता था, वो प्रयाग में बुलाता था, प्रयागराज के अंदर में। ये समझ में आया कि एक बार लिख दो जल्दी से, एक बार कमेंट में सभी लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी से जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। ये जो हुएन सांग है ना, ये इस तरीके से, इसको ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, हुएन सांग। इसको हुएन सांग पढ़ना है आप लोगों ने, वो चाइनीज में लिखा हुआ है, चाइनीज में ऐसा लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उसको हुएन सांग है। ओके, चलिए, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों से आज आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में करंट अफेयर्स डे है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे, आज 3 क्लासेस लगी आपकी पेड क्लास में मेरी करंट अफेयर्स की। तो जो बच्चे पेड क्लास में हाथ ऊपर कर देंगे, और जो जिनको पता है, ठीक है, सभी लोगों ने आना है ऐप के अंदर में, और कल मैं आप लोगों की उसकी टेस्ट भी लूंगा।
ठीक है, जरूरत पड़ी तो कल भी कंटिन्यू करूंगा उसको, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करेंगे। ओके चलिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। आई होप आप सभी लोगों ने लिख दिया होगा इसको। चलिए गुड। तो देखिए, संगम काल के महाकाव्य सिलप्पदी कारम और मणिमेखलाई कौन सी भाषाओं में लिखे गए थे? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। सिलप्पदी कारम और मणिमेखलाई, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिलप्पदी कारम की, तो सिलप्पदी कारम जो है ये करीब 1800 साल पहले, 1800 ईयर्स एगो, ठीक है, लिखी गई थी। और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी को आगे में बढ़ाया दूसरे एक राइटर ने 1400 साल पहले, मतलब उस लिखने के 400 साल बाद, ईयर्स एगो। ओके, तो ये दोनों कविताएं संगम कविता है, संगम काल की कविता मानी जाती है। तो संगम जो कविताएं होती है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, तमिल भाषा में लिखी जाती है, तमिल भाषा में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में, लूसेंट में अलग अलग जगहों के ऊपर में दिया हुआ है ये। ओके, तो सिलप्पदी कारम किसने लिखा था? इलांगो ने। मैं जो बता रहा हूं ना, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। सिलप्पदी कारम किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोग बताइए कि मणिमेखलाई किसने लिखी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो इलांगो जो थे, ठीक है, इलांगो, उन्होंने लिखा था, इलांगो अडियार उनका नाम था पूरा, इलांगो ने लिखी थी सिलप्पदी कारम, लिखो सभी लोग। और मणि मेखलाई जो है ये लिखी है सत्तनार ने, सत्तनार। देखो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सिलप्पदी कारम के अंदर में जो एक ट्राइंगल बताया गया है, लव ट्राइंगल, ठीक है, माधवी कोवलन का, ठीक है। और जो पूरा का पूरी सारी चीजें हैं इसके अंदर में। अब इस जो कहानी है, जो पूरी कहानी है आप लोगों की, जिसके अंदर में फिर कोवलन मर जाता है, ठीक है, और सारी चीजें वो हो गई थी खत्म यहाँ पर में। लेकिन जब मणि मेखलाई लिखने की बारी आई तो सत्यनारायण ने इमेजिन किया उन्होंने कि यार ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कि भाई माधवी और कोवलन की बेटी होंगी, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी वो, और फिर उसकी जो पूरी लव स्टोरी है वो इसके अंदर में, मणि मेखलाई के अंदर में उन्होंने लिखी है, मतलब इमेजिन करके आगे उसका एक्सटेंडेड वर्जन किया है, ठीक है। तो तमिल भाषा के अंदर में ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर में बेस्ड अगर मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखें। मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि सिलप्पदी कारम किसने लिखी है, इलांगो ने, और मणि मेखलाई सत्यनार ने लिखी है। दोनों ही आप लोग पहले, सबसे पहले तो ये आप लोग याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो तमिल एपिक इलांगो, ठीक है, सिलप्पदी कारम 1800 साल पहले। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी, लूसेंट और ये जितने भी आपके सोर्सेस है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किस तरीके से आप लोग देखेगा कि आप लोगों के क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर, मैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताना है। देखिए, तो सिलप्पदी कारम तमिल महाकाव्य है, ये जो है किसने लिखा था, इलांगो अडिगल ने लिखा था, ठीक है। और मणि मेखलाई बोला जाए तो सत्यनार ने। जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाओ, ये यही वो चीज है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर में भी है आप लोगों को, और ओवरऑल भी आप लोगों से पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू किया था? कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद में, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स ये आया था मार्च 1946 के अंदर में। इसमें 3 मेंबर्स थे कैबिनेट के, कैबिनेट लेवल के, ब्रिटेन की कैबिनेट के 3 मंत्री भारत आए थे, ये जानने के लिए कि क्या भारत के अंदर में संविधान सभा बनाई जा सकती है, भारत को आज़ादी कब दी जा सकती है, कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, मतलब सत्ता कैसे सौंपी जाएंगी भारतीयों के हाथ में, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है।
इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 ब्रिटेन के मंत्री थे। ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो 2 संविधान सभा बनाने वाली मांग थी उसको, जो पाकिस्तान इन द सेंस पाकिस्तान तो था ही नहीं उस समय में, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी वो। ठीक है, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही चलाते थे उसको। तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली, ये 2 ही चंगू मंगू थे। ठीक है, दोनों जिद पे अड़े हुए थे। बाकी अदरवाइज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस के अंदर में थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केवल बड़े स्तर के ऊपर में वो पार्टी थी, अदरवाइज ज्यादा जो पावर था वो कांग्रेस के पास में था उस समय में भी। तो कैबिनेट मिशन भी ये चीज को समझ गया था कि भाई ज्यादातर मुस्लिम जो है वो भारत उस तरीके से 2 इसके पक्ष में है नहीं। तो जो ये यहाँ पर में थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग, उन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। फिर डायरेक्ट एक्शन डे, क्योंकि कैबिनेट मिशन इसको रिजेक्ट कर चुका था कि 2 अलग अलग संविधान सभा बनेगी एक भारत में रहते हुए। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। फिर क्या हुआ कि इसके बाद में, ठीक है, जो क्योंकि अब 2 नेशन थ्योरी को तो रद्द कर चुका था कैबिनेट मिशन की, दो देश तो नहीं बनेंगे, एक ही देश रहेगा भारत। ओके, ना 2 संविधान सभा बनेगी। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से शुरू हुआ, फिर पूरे भारत में फैलता गया। और जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या हुआ, फिर धीरे 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 जब वायसराय भी चेंज हुए, लॉर्ड वेवेल की जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में माउंटबेटन ने भी बहुत कोशिश की, नहीं माने, तो उसके बाद में फाइनली भारत का बंटवारे की घोषणा करनी पड़ी उनको, जिसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जब संविधान का हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था पेड क्लास में, उसमें मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को इसको बताया भी है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रहेगा कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों का पूछ लिया जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था। सबसे पहले तो ये लिखो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, जल्दी जल्दी से लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 3 बजे मेरी फिर पेड क्लास में आपके टीचिंग आपकी इसकी क्लास भी है मेरी, आप लोगों की करंट अफेयर्स की। आज 3 क्लासेस है हमारी, 3 बजे है, 7 बजे है, 10 बजे है हमारी क्लास, और ज़रूरत पड़ी तो कल भी मैं लूंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ में याद करवा सकूं और रिवीजन के साथ में। ओके, चलिए। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरिता की रचना करने वाले अश्व घोष किस शासक के दरबार में रहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे कल पिछले दिन जो ईएमआरएस का पेपर हुआ, उसमें से पूरे 10 में 10 जीएस के क्वेश्चन थे, 10 के 10 आ गए। आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिए, जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया था आपको, यूआरएल, ब्राउजर, सर्फिंग, वो क्वेश्चंस आप लोगों के अगले दिन एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिल गए आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, और आप एग्जाम में भी देखोगे कि आप लोगों का भी पेपर इसी तरीके से निकल जाएगा अच्छे से। ठीक है, और आप आउट ऑफ स्कोर करने की कैपेसिटी के अंदर में रहोगे। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। और मैं आपको जब ये बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखिए। ठीक है, बुद्ध चरिता अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखा है। ये सुपर टेट में आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, बुद्ध चरिता की रचना किसने की है, यूपी सुपर टेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, अश्व घोष ने की है। बुद्ध चरिता की रचना अश्व घोष ने कौन सी भाषा में की है, ये क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत भाषा में की है, लिखो सभी लोग, संस्कृत भाषा के अंदर में। ठीक है, संस्कृत भाषा में। अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम लोग, कि बुद्ध चरिता की संस्कृत भाषा में रचना करने वाले अश्व घोष, ठीक है, जिसमें पूरे बुद्ध का जीवन उन्होंने कविताओं के फॉर्म में लिखा है, वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो कनिष्क नाम के राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। कुषाण 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 राजवंश ने भारत के उत्तर भारत और मध्य एशिया के बड़े इलाके के ऊपर में शासन किया है। ठीक है, 1 AD जो है आपका, जो 1st सेंचुरी BC जो है, ठीक है, और 1st सेंचुरी AD, वो जो 200 साल का जो गैप है ना, उसमें कुषाण राजवंश का शासन था। ठीक है, उत्तर भारत और मध्य एशिया के अंदर में, मतलब ये ऐसा पूरा जो बड़ा एरिया था उधर में। ठीक है, तो कश्मीर में कनिष्क ने ही कुंडल वन के अंदर में 4थी बौद्ध परिषद भी आयोजित करवाई थी। ठीक है, वैसे एक राज की बात बताओ आप लोगों को, हिनायान और महायान 2 बुद्धिज्म के प्रकार है। हिनायान मतलब पुराना वाला बुद्धिज्म, महायान मतलब नया वाला बुद्धिज्म। ये अश्वघोष और कनिष्क, ठीक है, दोनों के दोनों महायान को मानने वाले थे, महायान बुद्धिज्म के हिमायती थे। ठीक है, महायान। और दूसरी चीज, ये महायान बुद्धिज्म वाले जो थे, ठीक है, उनका ये मानना था कि भाई हमें पाली भाषा के ऊपर में संस्कृत को थोड़ा प्रभुत्व देना चाहिए, संस्कृत के अंदर में अब लिखना चाहिए। इसी वजह से आप लोग देखोगे कि महायान के होने की वजह से अश्वघोष और कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के संरक्षण हासिल था इनको, ठीक है, कनिष्क पैसे वगैरह भी देते होंगे ना इनको, ठीक है, तो
अशोक घोष ने जब बुद्ध चरित्र लिखी तो संस्कृत में लिखी, पाली भाषा में नहीं लिखी, जबकि त्रिपिटक जो है आपके, त्रिपिटक के नाम बता सकते हो क्या? जो पेड स्टूडेंट है वो लोग तो बहुत इजीली बता सकते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार याद करवाया है, ठीक है, त्रिपिटक को, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा है कि त्रिपिटक याद होने चाहिए, इवन वो कब बने हैं वो तक भी आप लोगों को याद करवाया मैंने, ठीक है। जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में बने थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा इसको, ठीक है। चलिए 500 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास हम लोग पहुंच गए फ्रेंड। जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से हमें आगे बढ़ना है, और फिर बाद में क्लास भी है 3 बजे मेरी। ओके चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का एग्जाम वाला। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं आप लोगों को ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। सुत्त पीटक, ठीक है, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, 3 पीटक है त्रिपिटक में, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। जिसमें से सुत्त पीटक और विनय पीटक आपको याद करवाया था मैंने, सुत्त पीटक और विनय पीटक पहली बौद्ध परिषद में बने थे, और अभिधम्म पीटक तीसरी बौद्ध परिषद में बना था। ओके चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में फ्रेंड्स? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वक घोष है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन ये बनते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कहाँ से बनाई, यूपी सुपरटेट के अंदर में भी आया था इसी तरीके का एक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए पेड़, कौन से पेड़ की लकड़ी सबसे उपयोगी होती है, ठीक है। आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में आप लोगों के एनसीईआरटी डू यू नोज प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि पूरी तरह से रोल आउट हुआ ही नहीं नई एनसीईआरटी, इसी वजह से पुरानी एनसीईआरटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे एनसीईआरटी डू यू नोज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में कि फाइनेस्ट जो क्रिकेट की बैट होती है यहाँ पर में, ठीक है, वो विलो नाम का जो वुड होता है ना, ठीक है, विलो नाम का जो ट्री की वुड होती है उससे बनाए जाते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के बल्ले, ठीक है, क्रिकेट के बल्ले। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलो। ओके, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों की अभी 3 PM पर, ठीक है, 7 PM पर और 10 PM पर आप लोगों की जो है करंट अफेयर्स की क्लास है, करंट अफेयर्स बाय दानिश सर, ठीक है, पेड के अंदर में आप लोगों की क्लास है, तो उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। और जो लोग जुड़ चुके हैं वो कर सकते हैं आप लोग, और जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाकर आप लोग जो है नीचे में नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए या लिंक पे चले जाइए, जल्दी से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक एक पॉइंट रिवीजन के साथ में, ठीक है, प्लस आपके क्विज के साथ में एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप लोगों के साथ साथ में वो लेक्चर देख रहा होगा, तो उसके मदद से आप लोग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा का पूरा सीख सकते हो। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जल्दी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, ज़ूमी जी आपके ऐप के अंदर में आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़िए आप लोग, और उसके बाद में जो बच्चे क्लास के अंदर में है वो प्लीज़ आ जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। थैंक यू।